हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ईवीएस के वो फैक्ट रिवाइज करवाने वाला हूं, कुछ ऐसे फैक्ट नए बताने वाला हूं जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके क्वेश्चन अगर बनेंगे तो इन्हीं फैक्ट से बनने वाले हैं। तो शुरू करें आज की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर दोस्तों शुरुआत करेंगे राज्यों के प्रमुख त्योहार से, यानी ऐसे त्योहार, आपके ऐसे फेस्टिवल जो फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका शुरू करते हैं। पहला आपका जो फेस्टिवल है वो मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति का एक और नाम है खिचड़ी, ये आपका या तिल संक्रांति भी बोलते हैं। तो मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार और मध्य प्रदेश के अंदर आपकी मनाई जाती है। बिहार का एक पर्व है छठ पर्व, लेकिन आपका अगर फसल कटाई के संबंध में बोलें तो मकर संक्रांति है, नहीं तो आपका बिहार का जो मेन फेस्टिवल है वो छठ पूजा है। अगला जो आपका फेस्टिवल है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नाबन्ना की अगर बात करें तो नाबन्ना फेस्टिवल आपके वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला आपका बिहू है, बिहू असम से रिलेटेड हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और असम के बारे में एक और फैक्ट जो आपके सीटेट के अंदर ट्रेंड करता है वो ये करता है कि यहाँ पर जो घर होते हैं वो बांस के पिलर पर, यानी बांस के खंभों पर, जिनकी ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है। और यही आपका अगर मीटर में दे दे तो 3 से आपका 3.5 यानी 3 to 3.5 मीटर हो सकती है, ये ऊंचाई होती है। इसके ऊपर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं असम के अंदर। अगला आपका क्या है, पोंगल। पोंगल की दोस्तों अगर बात करें तो ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। तमिलनाडु आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर बात करें इस तरीके से, क्योंकि ये आपका पूछा जाता है। इधर आपका है अरब सागर और इधर आपका बंगाल की खाड़ी हो जाएगी और नीचे आपका हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन। तो यहाँ पर तमिलनाडु जो होगा वो आपका बे ऑफ बंगाल की साइड होगा, ये आपको याद रखना है। आपके क्वेश्चन आ सकता है सीटेट में, मैप वाले आपके क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूछा जा सकता है कि आपका बंगाल के तटवर्ती, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य इनमें से कौन सा है। तो यहाँ तमिलनाडु आपका हो जाएगा, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, ये आपके बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती हैं। और अगर बात करें केरल की, गोवा की, कर्नाटक की, महाराष्ट्र की और गुजरात की, तो ये आपके अरब सागर के तटवर्ती हैं। तो इन चीज़ों को क्लियर करना है। अगला यहाँ पर अगर बात करें तो साउथ इंडिया के अंदर फूड जो खाया जाता है, जो मेन आपका फूड होता है वो इडली वड़ा और आपका सांभर वगैरह होता है, ये आपको याद रखना है। ओणम की अगर बात करें तो ये केरल से रिलेटेड है। और एक क्वेश्चन जो केरल से आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि वल्लम। वल्लम एक प्रकार की नाव होती है जिसका लोग यूज़ करते हैं इधर से उधर जाने में, वाटर के आपके रूट में। तो यहाँ वल्लम छोटी नाव का एक प्रकार है, ये आपको याद रखना है। उगादी। उगादी अगर फेस्टिवल की बात करें तो कर्नाटक से रिलेटेड है। कर्नाटक से एक फैक्ट आपका और पूछा जाता है, भीमा संघ एक है, एक पंचायत टाइप की है भीमा संघ। तो यहाँ ये आपकी पंचायत जो है मेनली बच्चे हैं, बड़ों के साथ बच्चे भी इस पंचायत के साथ जुड़े हैं और ये वाटर कंजर्वेशन के लिए आपका संघ काम करता है। आपके कर्नाटक का होलगुंडी गाँव है, यहाँ से फैक्ट आपका पूछा जाता है सीटेट के अंदर। उगादी की दोस्तों बात करें तो उगादी आपका कर्नाटक के अंदर नववर्ष का एक हिसाब से सूचक होता है और आपके पूरे दक्षिण भारत के अंदर भी उगादी मनाया जाता है, मेनली कर्नाटक के अंदर। अगला बढ़ते हैं। अब यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है किस राज्य में उगादी एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्या वो नागालैंड है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ आप जान चुके हैं कि उगादी का संबंध कर्नाटक से है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उगादी को युगादी भी लिख देते हैं कहीं कहीं। अगले आपका जो अगली चीज पूछी जाती है वेलक्रो, इस पर भी आपका क्वेश्चन आ चुका है सीटेट के अंदर। वेलक्रो ये आपके सामने मैंने पिक लगा के रखी है, ये होता वेलक्रो। अब हुआ क्या दोस्तों, यहां पर सन 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल एक व्यक्ति थे, ये अपने कुत्ते के साथ मॉर्निंग वॉक पे या कहीं वॉक पे गए थे घूमने के लिए। उधर से जब लौटते हैं ये तो देखते हैं इनके ऊपर और इनके डॉग के ऊपर कुछ बीज चिपके हुए हैं। अब ये तो इन्होंने देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। इन्होंने झट से अपना माइक्रोस्कोप निकाला और इन बीजों को देखा तो देखा कि छोटे छोटे हुक थे जिनके माध्यम से वो बीज जो है इनके कपड़ों पर फंस गए थे।
अब इस चीज को देखकर इनको एक आइडिया आया और इन्होंने बना दिया वेलक्रो। वेलक्रो का उपयोग आज बहुत जगह पर होता है, शूज वगैरह, बैग वगैरह बनाने में, बेल्ट में, इन सब चीजों में होता है। वेलक्रो से होता क्या है, दोनों सरफेस आपकी दोनों सतह चिपक जाती हैं और जब आप खोलेंगे उसे अलग अलग करेंगे तो चरचर की आवाज होती है। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब सीटेट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है, निम्नलिखित में किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? आइजैक आसिमोव या आपका ये ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस की अगर बात करें, इन्हें 1902 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है। इन्होंने आपके मलेरिया वाले मच्छर की खोज की थी, उसके पेट को फाड़ के उसके अंदर चीर यानी काट पीट के उसका पेट के अंदर ताक झांक कर ली थी। तो यहाँ पर 1902 के अंदर इन्हें नोबेल मिला। अब बात करते हैं जॉर्ज मेस्ट्रल की, तो ये आपके वेलक्रो को बनाने वाले हैं। इन्हें दोस्तों आपका आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। मटर के दाने पर इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। अगला बढ़ते हैं, अगला देखेंगे फैक्ट। अगला जो आपका सीटेट के अंदर पूछा जाता है कि बांस जो है, बांस क्या है, घास की कैटेगरी में आता है, ये ग्रास है, ठीक है, और ये सबसे बड़ी ग्रास है। इसका उपयोग आपके पेपर बनाने में भी किया जाता है, ऐसी चीज़ों में किया जाता है। और बांस का प्रयोग आपके, मैंने कहा, असम के अंदर घर बनाने में भी किया जाता है। गुड़ जो है यानी कैंडी बोले, कैंडी बोल सकते हैं। गन्ने के तने से गुड़ बनाया जाता है क्योंकि रस निकलता है तने से और तने से ही आपका रस से गुड़ बनती है। तो गन्ने के तने से गुड़ बनाया जाता है। भाई पूछा जा सकता है, सीटेट है, कुछ भी पूछ सकते हैं सीबीएसई वाले। मिजोरम में एक फूल पाया जाता है, ये भी आपको तैयार रखना है, रिफ्लेशिया। ये अभी तक का सबसे बड़ा फूल है, लार्जेस्ट फ्लावर है। और ये कितना बड़ा है, एक अम्ब्रेला जितना है, बड़े अम्ब्रेला जितना यानी छाते जितना। इसका डायमीटर 1 मीटर तक हो सकता है, इतना बड़ा भैया फूल है। लेकिन इसमें बदबू इतनी आती है, कितनी, सड़ते मांस के समान तेज बदबू निकलती है, तेज स्मेल निकलती है, जो पॉलिनेशन के लिए कीटों को आकर्षित करती है। इंसेक्ट आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये रही आपके किसकी बात, रिफ्लेक्सिया की। बढ़ते हैं, अगला देखेंगे फाइबर के टाइप। फाइबर मेनली आपके दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर, एक सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं? प्राकृतिक फाइबर जैसे जूट, कपास, रेशम, ऊन, जो हमें प्रकृति के रूप में मिलते हैं, प्रकृति का उपहार कह लें, प्राकृतिक रूप में मिलते हैं। तो ये आपके जूट, कपास, रेशम, ऊन। ऊन आपकी अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं, पश्मीना एक आपकी गोट होती है जिसे चांगपा जनजाति, ये सीटेट में खूब ज़्यादा पूछा जाता है। चांगपा जनजाति 5000 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ों पर पश्मीना गोट को पालती है। इसके अब बाल निकल आते हैं। भाई इतनी ऊंचाई पर पाली जाएगी तो इसके बाल निकल आते हैं, इसे ठंडक से बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ आपका टेम्परेचर लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच ही जाता है। तो यहाँ पर बाल निकले, बाल फिर झड़ते हैं या इनके द्वारा काट भी लिए जाते हैं और इनसे एक बनाई जाती है पश्मीना शॉल। और ये शॉल आपकी नॉर्मल 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है, यानी 1 साल अगर आप डाल लें और 6 स्वेटर पहन लें तो बात बराबर है। लेकिन इस शॉल में आपकी खास बात होती है, इसको एक शॉल को बनाने में 250 आवर का टाइम लगता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा आपके सीटेट के अंदर पूछा जाता है। ये क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर शॉल जो है वो मशीनों द्वारा नहीं, बल्कि एक खास बुनकरों द्वारा बुनी जाती है। अगला आपका जो है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर नायलॉन है, आपका पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है, ये सिंथेटिक फाइबर हैं। इनसे जो कपड़े बनते हैं वो जलते हैं अगर, यानी जलने पर स्मेल देते हैं, और इनके बने कपड़े बहुत जल्दी आग भी पकड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये जो नायलॉन वगैरह के कपड़े हैं इनको पहनकर किचन में नहीं जाना चाहिए। तो ये आपका सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स हो गए। अब बढ़ते हैं, जो आपका फैक्ट पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए यानी परफ्यूम के लिए फेमस है। इत्र से ढेर जो आपका परफ्यूम होता है ये बहुत सारे फूलों से बनाया जाता है। इसके लिए आसपास के इलाकों से ट्रकों से भरकर फूलों की बहुत बड़ी खेप मंगवाई जाती है, यानी आपकी लार्ज क्वांटिटी में क्या है, फूल मंगाए जाते हैं। और जब ये फूल आते हैं तो यहाँ इनसे इत्र और यहाँ गुलाब जल, केवड़ा आदि तैयार किया जाता है। कन्नौज के अंदर हजारों लोग इस काम में लगे हुए हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी आपका यूके, इसे यूनाइटेड किंगडम नहीं,
उत्तराखंड पढ़िएगा, अपना उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अंदर आपकी फूलों की घाटी हो जाएगी। अगला क्या है, अगला आपका राज्य यानी स्टेट और वहाँ की चित्रकारी कला, आपकी कलाकृति पढ़ना है और देखना है कि कहाँ से क्या रिलेटेड है। तो उड़ीसा की बात करें, पट्टचित्र, अगर कहीं से पट्टचित्र जो आपकी चित्रकारी की जाती है, कलाकारी की जाती है, ये ओडिशा से रिलेटेड है। मैंने कहा ओडिशा से बहुत बड़ा एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है कि ओडिशा आपका किस तरफ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ आपका ओडिशा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वर्ली कला का जो आपका रिलेशन होगा वो महाराष्ट्र से हो जाएगा, और महाराष्ट्र से एक नौवारी आपकी साड़ी है। ये क्वेश्चन आ चुका सीटेट में, श्रुति ने एक साड़ी पहनी थी, पारंपरिक पोशाक, वो आपकी महाराष्ट्र की है। अब बताइए उसका नाम, तो नौवारी जो है वो आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड है। राजस्थान कांवड़ कला जो है आपकी वो राजस्थान से हो जाएगी। झरना पट्टचित्र और आपका जामदानी, जामदानी पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। तंजौर पेंटिंग जो होगी वो आपकी तमिलनाडु से हो जाएगी। कलमकारी की बात करें तो आंध्र प्रदेश से हो जाएगी। और मधुबनी पेंटिंग बिहार से रिलेटेड है। बिहार में मधुबनी एक आपका जिला भी है और वहीं से आपकी मधुबनी पेंटिंग है। बिहार के अंदर आपकी मधुमक्खियों का पालन बहुत ज़्यादा होता है, और मधुमक्खी पालन का सही समय जो होता है अक्टूबर से दिसंबर होता है। ये भी आपके सीटेट के अंदर खूब ट्रेंड करता है, यहाँ दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर। ये आपके मधुमक्खियों के अंडे देने का सर्वश्रेष्ठ समय होता है, और लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लुभाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मधुबनी पेंटिंग के बारे में अगर थोड़ी सी डिस्कस कर लें, मधुबनी पेंटिंग जो होती है इसे बनाने में पूरी तरीके से प्राकृतिक रंगों का यूज होता है। ये रंग आपके नील, हल्दी और जो पत्तियां होती हैं इनसे बनाए जाते हैं, पौधों की पत्तियों से। अगला आपका है नाग गुम्फन। ये एक प्रकार की ऐसी डिज़ाइन है, रंगोली के रूप में आपकी बनाई जाती है नाग गुम्फन, जिसमें सांप वाली आकृतियां बनाई जाती हैं इस तरीके से। मैं तो यहाँ पर इतना बड़ा आर्टिस्ट भी नहीं हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ सांप जैसी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर डिज़ाइन, यानी स्नैक टाइप की आपकी डिज़ाइन बनाई जाती है। ये गुजरात से रिलेटेड है। और आपके जो सांप पालते हैं और सांपों को नचाते हैं उन्हें कालबेलिया भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट है कछुए पर चित्रकारी, ये दमन एंड दीव की चित्रकारी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला बढ़ेंगे भाई, अगला है लताओं और बेलों के तने पतले और लचीले होते हैं। आपने देखा नहीं है कद्दू, यानी अगर बोलें तो आपका कद्दू ही बोल सकते हैं, इसका पेड़, और लौकी का पेड़ या करेले का पेड़। तो यहाँ इनके जो तने होते हैं वो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। लताएं अन्य पौधों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं और बढ़ती हैं, यानी इनके जो पेड़ होते हैं और पेड़ का अगर सहारा किसी दूसरे का पा गए तो उस पर उसके सहारे चढ़ जाते हैं। बेलें धरती पर ही बढ़ती हैं। कुछ लताएं जिन पौधों पर चढ़ती हैं उसी को अपना भोजन भी बना लेती हैं। जैसे अगर बात करें अमरबेल की, अमरबेल एक ऐसी लता है जो दोस्तों क्या होता है, जिस पेड़ पर चढ़ गई उस पेड़ को खत्म कर देती है। ये आपकी ऐसी होती है। मनी प्लांट, चमेली और लौकी लताएं और बेल हैं जो या तो जमीन पर फैलती हैं या चढ़ती हैं या अपने परिवेश के अनुकूल ढल जाती हैं, यानी जैसी सिचुएशन हुई उस तरीके से ढल गई। अगला आपका जो पूछा जाता है सरहुल, सरहुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे एक बार। यह झारखंड से रिलेटेड है। सरहुल त्यौहार झारखंड में बसंत ऋतु में मनाया जाता है, और इसमें क्या होता है, लोग रीति रिवाज के अनुसार अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, और साल के पेड़ पर जब नई पत्तियां आती हैं उस दौरान ये आपका सरहुल मनाया जाता है। इसमें साल के पेड़ तक जुलूस निकाला जाता है, और इसके फूल यानी साल के फूल और ताजे अंकुरित अनाज लेकर लोग जाते हैं। कहाँ तक? साल के पेड़ तक। तो सरहुल का संबंध आपका झारखंड से हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला लेंगे आपका जंगल अधिकार कानून 2007। ये क्या कहता है भाई? ये कहता है आपका सीटेट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बना है। ये कहता है आपका यह कानून आदिवासियों यानी जो ऐसे लोग हैं जो आपके जंगलों में रह रहे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, यहाँ पर दोस्तों वनवासी या आदिवासी लोगों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, किसके जंगल, उसे पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। वहीं से ये फैक्ट भी लिया गया है। तो आदिवासियों को उनका हक दिलाता है जो लोग कम से कम 25 साल से, ये नंबर याद कर लीजिएगा,
यहाँ पर आपको 35, 30, 15 करके दे देगा। तो ये आपका कहता है जंगल कानून जो आपका है 2007 का, ये कहता है कि आपका 25 साल से जो भी आदिवासी जो लोग जंगलों में रह रहे हैं, वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली जो संसाधन है, चीज़ें हैं, उन पर उनका हक होता है और ऐसे लोगों को जंगल से हटाया ना जाए और जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करेगी। ये आपका जंगल अधिकार कानून 2007 बोलता है। अगला जो आपसे पूछा जाता है झूम खेती, इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी बोलते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? ये आपकी जो इस प्रकार की कृषि है, ये मुख्यतः आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में होती है, जो 7 सिस्टर हैं आपकी, वहाँ पर होती है। लेकिन मेनली अगर बात करें तो मिजोरम के अंदर होती है लॉटरी खेती। ठीक है, लॉटरी खेती यानी आपका झूम खेती भी बोल सकते हैं, लॉटरी के आधार पर दी जाती है खेती। इसमें क्या होता है, एक फसल जब बो ली जाती है तो उसको काट के जमीन को कुछ वर्षों के लिए छोड़ देते हैं। अब छोड़ी गई जमीन पर जो खरपतवार या बांस, यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है, कुछ नहीं देगा तो देगा कि बांस जो उगाता है उसको काट देते हैं, बस यहीं से आप फंस जाएंगे। तो बारीकियां समझिए, छोड़ी गई जमीन पर जो खरपतवार या बांस उगाता है, भाई उग ही आएगा जब छोड़ देंगे, तो उसे उखाड़ा या काटा नहीं जाता है, बस गिराकर क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से राख जो होती है वो खाद का काम करती है। तो यहाँ पर अगला फैक्ट क्या है, इनमें जमीन को, इसमें इस कृषि में जमीन को जोता नहीं जाता है, बल्कि मिट्टी को हल्के से बस हिलाकर बीज छिड़क देते हैं, यानी गहरी जुताई नहीं करते हैं, डीप प्लगिंग नहीं करते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से प्लगिंग करते हैं। प्लगिंग क्या, मिट्टी को हिला देते हैं ऐसे और इसमें बीज छिड़काव कर देते हैं। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है लोगों के द्वारा, और इसमें एक विशेष प्रकार का डांस होता है जो आपका सीटेट का विशेष प्रिय क्वेश्चन है, चेराओ डांस। तो आपसे पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया कि चेराओ डांस का संबंध कहां से है, तो आपका कहां से हो जाएगा, ये आपका मिजोरम से हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। अगला अगर डोंगा की बात करें, ये एक प्रकार की आपकी बोट है, लेकिन ये बोट जो होती है ये आपकी डोंगा ही है, लग रही है लेकिन चलिए ठीक है, डोंगा ही है, नाव का एक प्रकार है। यहाँ पर डोंगा के बारे में अगर बात करें तो ये कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट है, इस पर नक्काशी नहीं होती है। इसमें वहाँ के स्थानीय लोग या आपके लोकल पीपल और जो भी टूरिस्ट जाते हैं वो भी रहते हैं। बहुत अच्छी सुविधा भी इसके अंदर होती है, कई रूम होते हैं, अलग अलग कमरे भी इसके अंदर होते हैं, ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती है। हाउस बोट की अगर बात करें तो हाउस बोट की अगर बात करते हैं तो ये लकड़ी का घर होता है और इसमें जो लकड़ी लगती है उस पर खूबसूरत नक्काशी यानी डिज़ाइन बनाई जाती है। अब इस डिज़ाइन को बोलते हैं खत्म बंद। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, खत्म बंद आपका जो डिज़ाइन होती है वो नाव पर, और लोग घरों में जो छत में लकड़ी लगाते हैं उस पर भी खत्म बंद नाम की यानी खत्म बंद डिज़ाइन बनवाते हैं। ये डिज़ाइन कैसी दिखती है, जिक्सा पजल जैसी दिखती है। जिक्सा पजल आपने देखा होगा, जैसे एक फोटो मैच करने को नहीं आता किसी, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका पैर इधर है और इधर उसकी ईयर है, इधर उसका हेड है, इस तरीके से फिर उसको मैच करना होता है, ये आपका जिक्सा पजल होता है। कुछ इस तरीके की दिखती है। इसकी जो लंबाई होती है वो 80 फुट होती है और लगभग बीच में इनकी चौड़ाई जो होती है ये आपकी 8 से 9 फुट हो सकती है। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है इग्लू से। इग्लू एक टाइप का बर्फ का घर है और इसमें क्या होता है, ये कहाँ होते हैं, मेनली बर्फीले क्षेत्र जो हैं, जहाँ पर आपकी बर्फ, आइसी जो आपके एरिया हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, इन घरों में एस्किमो एक जनजाति होती है, तो यहाँ एस्किमो जनजाति ऐसे घरों में इग्लू में रहती है। ये घर बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं और ये गुंबद के आकार के होते हैं, गुंबद यानी डोम टाइप के। यहाँ पर बात करें तो इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है। छोटा इसलिए होता है कि ताकि आपकी जो बर्फीली हवा है वो अंदर ना जा सके, बाहर की बर्फीली हवा अंदर ना जाए, इसलिए इनका जो इंटर गेट होता है ना, द्वार, वो आपका छोटा होता है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद जो हवा होती है इसकी गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहीं से आपका बन जाता है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद जो हवा होती है
वो हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोक लेती है। ये इग्लू के बारे में फैक्ट हो गया। अब भाई यहाँ देखिए, मच्छरों से बचने के उपाय। मच्छरों से बचना है तो क्या करना है? रुके या इकट्ठा हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं, जिससे मलेरिया की संभावना बढ़ती है। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को, रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए पानी में तेल डाल दिया जाता है। मच्छर से मलेरिया फैलता है और मलेरिया के बारे में हम डिस्कस अभी कर चुके हैं। अब तेल किस लिए डाला जाता है? ये तेल पड़ने से क्या होता है, पानी का जो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है। ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो रही वो कट हो जाती है। अब इससे आपका मच्छर का लार्वा जो होता है वो खत्म हो जाता है, इसलिए मच्छर पनप नहीं पाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, तेल किस लिए डाला जाता है, क्योंकि यहां से आपका सीटेट में क्वेश्चन भी आ चुका है। यहाँ पेडागोजी से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेंगे। पर्यावरणीय शिक्षा की प्रकृति यानी नेचर क्या है? ये आपका एकीकृत है। पर्यावरण शिक्षा का नेचर जो है वो एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आपका विज्ञान यानी साइंस आपका एसएसटी और इन्वायरमेंट एक में पढ़ाई जाती है, तो ये इसकी प्रकृति हो गई एकीकृत। सामाजिकरण की प्रक्रिया यानी बच्चों को समाज के बारे में, समाज की चीज़ों के बारे में तैयार करना, उनको वो चीज़ें बताना। मानव पर्यावरण संबंधों का ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान यानी आपका व्यवहारिक ज्ञान आपका उद्देश्य है। समन्वित शिक्षा और मानव विकास से संबंधित यानी ये आपके पर्यावरणीय शिक्षा के क्या है, प्रकृति है। अगला बढ़ेंगे और अगला देखते हैं। ईवीएस में दृष्टिकोण यानी अप्रोचेज आपकी ईवीएस में क्या है दोस्तों, सरल से जटिल की ओर। यानी बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, सरल चीज़ें सिखाई जाती हैं भाई। पहले जोड़ सिखाया जाता है सबसे पहले, फिर उसके बाद आप जाते हैं आपके डिवाइड की तरफ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। प्लस पहले सिखाया जाता है, फिर आप डिवाइड की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए प्लस माइनस ऐसे करके डिवाइड तक पहुँचते हैं। डायरेक्ट डिवाइड नहीं सिखाते हैं। तो यहाँ पर आप सरल से जटिल की तरफ चलेंगे, मूर्त से अमूर्त की तरफ चलेंगे। आपका कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी सबसे पहले जो चीज़ें दिखाई जाती है बच्चे को, जैसे आपको गिनती सिखानी है, नंबर सिखाने हैं, तो क्या करते हैं पहले उंगलियों से, या ऐड सिखाना है आपको तो क्या करते हैं पहले उंगलियों से सिखाते हैं बेटा, 1 2 3 ऐसे करके उंगलियां दिखाते हैं, फिर जोड़ते हैं। तो ये आपका हो गया मूर्त से अमूर्त। ज्ञात से अज्ञात, जो चीज़ें बच्चा जानता है पहले से उसके माइंड में है, उन चीज़ों से बढ़कर अज्ञात की तरफ चलेंगे। पूर्ण से भाग की ओर यानी पहले हम समग्र रूप में चीज़ों को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पार्टीशन करेंगे, उन्हें पार्ट में पढ़ेंगे। स्थानीय से वैश्विक यानी आपका ग्लोबल तब जाएंगे, पहले लोकल पढ़ेंगे, लोकल टू ग्लोबल। स्थानीय से वैश्विक ये नहीं सीधा हम विश्व की, अमेरिका की जानकारी बच्चे को देने लगे और बच्चे को अपने क्षेत्र की, अपने लोकल एरिया की जानकारी नहीं है, अपने देश की नहीं है और आप अमेरिका की बातें कर रहे हैं, तो ऐसी शिक्षा से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपकी स्थानीय से वैश्विक शिक्षा चलेगी। करिकुलम कैसा होना चाहिए? एनसीएफ 2005 आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसके द्वारा जो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत सुझाए गए हैं वो कौन से हैं? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी जो आप पढ़ा रहे हैं उसे स्कूल के बाहर के जीवन से लिंक करके पढ़ाइए। दूसरा है आपका शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, यानी एजुकेशन को आप कैसा करेंगे, रोटन सिस्टम से फ्री करेंगे, बच्चे को रटाना नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगला है परीक्षाओं को लचीला यानी फ्लेक्सिबल बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, यानी जितनी एक्टिविटी हो सके वो करना और परीक्षाओं को आपको फ्लेक्सिबल बनाना है। पाठ्यचर्या को पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़ाना, ये आपका एनसीएफ 2005 कहता है। और बच्चे के चहुमुखी विकास यानी हर डायरेक्शन में बच्चे का विकास हो, ये भी आपको सुनिश्चित करना है। इसके अवसर यानी आपको ऐसे चांस बच्चे को मुहैया कराने हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मुहैया करानी है। ईवीएस टीचर के रूप में आपका नेचर कैसा होना चाहिए? यहाँ पर प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना यानी प्रोसेस स्किल को बढ़ाने वाला होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए आपको, और बुक को भी इन सबको चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। बच्चे को सुनना चाहिए, बच्चे को केंद्र में रख करके पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर आपका कक्षा के शिक्षण के को जो है यानी कक्षा के अंदर आप क्लासरूम के अंदर जो भी पढ़ा रहे हैं स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़कर पढ़ाइए, तभी आप अच्छे टीचर हैं। बच्चों को खोजने का अवसर देना यानी एक्सप्लोरेशन के अवसर देना, उनको
ये आपका उद्देश्य होना चाहिए एक पर्यावरण शिक्षक होने के नाते। रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए, यानी आपको स्टीरियोटाइप्स नहीं करना है, जेंडर वाइज नहीं करना है, और आपको यूं कहें कि लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, इन सब चीज़ों के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है, सबके साथ समान व्यवहार करना है। तो आज के वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मैंने आपको इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट करवाए हैं जो सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं बेस्ट आपके टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।